वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। लर्न वर्डप्रेस 1 कोर्स का तीसरा मॉड्यूल जारी है। उस मॉड्यूल में आज 5वां टास्क होगा। इससे पहले वाले टास्क में आपने कंट्रोल पैनल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझने की कोशिश की। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान जो वर्डप्रेस स्पार्टन 300 का ग्रुप है उसमें। जो बुनियादी तरीन क्वेश्चन था वो एक तो ये है कि सर हमें डोमेन और होस्टिंग के बारे में कंफ्यूजन है। दूसरा क्वेश्चन था कि सर डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके बारे में बता दें। डीएनएस जो कि डोमेन नेम सिस्टम है, या अगर आप कंट्रोल पैनल पे आए तो जोन एडिटर के नाम से वो लफ्ज़ हमें मिलता है जहाँ से हम ईमेल का सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर अपनी आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर ए रिकॉर्ड्स होते हैं, सी नेम होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो आप आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बुनियादी तरीन जो कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर हम बिगनर हैं, हमारे पास अभी कंट्रोल पैनल नहीं है, लोकल होस्ट है, तो उसके लिए आप सिंपल या तो गूगल पे सर्च करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, या ये वेबसाइट आप लिखें cpanel.net। जो ही हम ये यूआरएल दे के एंटर करेंगे कंट्रोल पैनल, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है कंट्रोल पैनल, ये उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है मुख्तलिफ होस्ट के अंदर, जैसे साइट ग्राउंड पे या होस्ट गेटर हो गया या ब्लू होस्ट है, तो उनके अंदर भी जो कि लिनक्स के साथ चल रहे हैं सी पैनल, यहाँ पे ये आपको नजर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आके देखें तो यहाँ इसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। आपके काम की चीज है इस लिंक के अंदर, यहाँ से आपने शॉप आवर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, और ये जो सबसे लास्ट पे लिंक दिया हुआ है फ्री ट्रायल, हो सकता है वीडियो जब आप बाद में देखें 1 साल के बाद तो ये चेंज हो चुका हो, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सी पैनल फ्री ट्रायल, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यानी अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं करनी और ना ही हमें यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। ये जिन लोगों का बिजनेस है वो यहाँ से परचेज कर लेते हैं बड़े बड़े होस्ट और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एलिमेंटर प्रो आपने ले लिया और आप उसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे इंस्टॉल करके उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, या दीगर आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होते हैं एडोबी के हवाले से और आप उनको मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हैं। एमएस ऑफिस का भी यही चक्कर है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये आपको 2 इमेजेस नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज सी पैनल वर्चुअल टूर और उसके बाद है WHM वेब होस्ट मैनेजर वर्चुअल टूर। यहाँ से आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक के न्यू टैब, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक के न्यू टैब, तो ये दोनों लिंक्स जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है, डेमो है। ये वही चीजें हैं जो आप कंट्रोल पैनल में देखते हैं मुख्तलिफ होस्ट के अंदर। इसी तरीके से ये वेब होस्ट मैनेजर है जिसका मैंने आपको बताया था कि रीसेलर अकाउंट, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ बंदों को होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ओन पे भी। फर्ज कर लें आपने अमेरिका में पड़े हुए बहुत सारा जो बड़ा सर्वर है उसमें से 5000 GB का आपने ले लिया स्पेस। अब उस 5000 GB को आप सेल करते हैं उसकी सर्विसेज को, और आप एक पैकेज बनाते हैं कि 5-5 GB जो है वो मैं इतने पैसों में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ होस्ट, और लोग वहां पे जाएंगे अपनी अपनी डोमेन जो है वो लगा देंगे। अब ये जो डोमेन है ये क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको देख लें कि कंट्रोल पैनल आपको नजर आ रहा है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। इसमें सबसे पहले जो आपने सर्च करना है दैट इज कॉल्ड जोन। तो आप जोन लिखेंगे, या अगर आप सिर्फ डीएनएस करके भी यहाँ पे सर्च करेंगे डीएनएस, यहाँ से आपने क्लिक करना होता है जोन एडिटर के ऊपर, तो आप सी पैनल का जो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे पहुंच जाएंगे। ये जो टर्म्स है ना, ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड और MX रिकॉर्ड, ये बुनियादी तरीन चीजें हैं। इन तीनों को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में अक्सर जब आपके क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देते हैं तो ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, या आपने क्लाउड फ्लेयर पे जो कि आपका CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, अगर आपने वहां पे वेबसाइट लगानी है तो आपको ये सेटिंग्स वहां पे करना पड़ती हैं। तो अब इनके जो बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट हैं आपने उनको समझना है। सबसे पहले मैं एड्रेस करूंगा कि सर डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रही है। तो मेरे पास जो अवेलेबल गैजेट्स हैं मैं उसमें से पेंट को ओपन कर लेता हूं ताकि आप बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट जो हैं उनको समझ सकें। कहानी शुरू होती है जो आप आसान लफ्जों में समझ सकते हैं, देसी स्टाइल में, स्पार्टन स्टाइल में। यहाँ पे एक इंसान है, मेरी ड्राइंग को आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि मैं ड्राइंग का स्टूडेंट नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है, कोई एक इंसान है।
अब उस इंसान की किसी दूसरे इंसान के साथ बात करने की ज़रूरत है, कोई और इंसान हो जिसके साथ वो गुफ्तगू कर सके, उसके साथ अपना डाटा जो है, अपनी कम्युनिकेशन वो पहुंचा सके, कोई चीज़ उसने देनी है वो उसको हैंड ओवर कर सके, या अगर यहाँ से कोई उसको तोहफा मिलता है तो उसको रिसीव कर सके। तो यहाँ से इनकी आपस में एक कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है, टू वे, यानी इसने कहा, इसने सुना, इसने कुछ कहा और इसने सुना, और चूंकि दोनों की बोली एक है लिहाजा वो लैंग्वेज है वो उनको समझ आ जाएगी। अब इसी चीज़ को इतने हिस्से पे रहते हुए आपके पास ये वीडियो इस वक्त पहुंची है, या तो आप इसको मोबाइल पे देख रहे होंगे इस वक्त, या आपके पास हो सकता है कि लैपटॉप हो इस तरीके से और लैपटॉप में आपने ये लिंक ओपन किया हो, या आपके पास कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं। ये आपका कीबोर्ड होता है साथ जुड़ा हुआ, फिर यहाँ पे इस वक्त आपको ये जो वीडियो नज़र आ रही है, जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से इस मोबाइल का क्या फ़ायदा अगर इसका किसी दूसरे मोबाइल के साथ राब्ता ना हो सके, तो इनकी भी आपस में बात होगी, यहाँ से आपने बात की और यहाँ से भी आपने डाटा ले लिया। सेम यही तरीकाकार होगा लैपटॉप के हवाले से या कंप्यूटर के हवाले से। आप इसको समझ लें कि एक और कंप्यूटर है या आईपैड है और उनकी भी आपस में इसी तरीके से बात हो रही है। अब जब बात करनी है हमने तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन है। मैं कहता हूं कि हे एतजाज, हाउ आर यू? तो एतजाज कहता है सर आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? मैं कहता हूं आई एम गुड। तो आपको नाम का पता होना चाहिए या एड्रेस का पता होना चाहिए। एड्रेस का पता समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए जैसे हमारे पास पुराना खत का एक सिस्टम था। इस तरीके से आप खत लिखा करते थे और खत जो है वो दरमियान में पोस्टल सर्विसेज होती थी। यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ है और ये खत ट्रैवल करता है और उस बंदे तक ये खत इस तरीके से पहुंचता था, यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए ये ट्रैवल करता हुआ दरमियान से ये खत किसी और बंदे के पास पहुंचा। तो बात करने का अंदाज बदल गया। फिर इसी तरीके से मैसेंजर जाया करते थे, कबूतर जाते थे, वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर जब ये स्टार्ट हुआ तो ये कोशिश की गई कि कंप्यूटर आपस में भी बात कर सके। मोबाइल तो बाद में आया ना, कंप्यूटर आपस में भी बात कर सके। तो 63 में आप यूं समझ लें कि इस वक्त हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जीपीएस समेत, उनका अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ज़्यादातर वो आर्मी के पर्पज़ के लिए, डिफेंस के पर्पज़ के लिए यूज़ की गई, फिर बाद में वो पब्लिक डोमेन्स में आना शुरू हो जाती हैं। तो कंप्यूटर या इंटरनेट जो था ये भी शुरू में आर्मी के इस्तेमाल में रहा और फिर इसको पब्लिक कर दिया गया। तो ये जब ख्वाहिश पैदा हुई कि कंप्यूटर जो हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकें, यानी मैं फ़र्ज़ कर लें, यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास एक बहुत वज़नी चीज़ पड़ी हुई है, एक टेबल पड़ा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेबल है मैं इस बंदे तक पहुँचा दूँ। तो इस टेबल को इस तक पहुँचाने के लिए एक तरीका ये था कि मैं सर पे उठाऊँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हील ईजाद हो गया, फिर इसको आप यूँ समझ लीजिए कि गधा, घोड़ा, बैल वगैरह उनको हमने यूज़ किया और इसको हमने पोर्टेबल बनाया और यहाँ पे हम ले गए। यानी जो मेरी पसंद की चीज़ें थीं, फर्नीचर वगैरह या दीगर कोई चीज़ें, वो यहाँ तक। एहराम मिस्र की तमीर अगर आप देखें तो वो इसी तरीके से हुई है। फिर कंप्यूटरों के अंदर भी ये हुआ कि मेरे पास फाइल पड़ी है, मैं इसको पहुँचाना चाहता हूँ, या जो मेरे कंप्यूटर में कोई डाटा पड़ा है वो इस कंप्यूटर तक भी पहुँचे। तो इन सारी चीज़ों के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती चली गई। ये बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता क्योंकि मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं हूँ। अब इससे आपके पास दो कॉन्सेप्ट बुनियादी आ गए। इस कंप्यूटर का भी कोई नाम होना चाहिए और इस कंप्यूटर का भी कोई नाम होना चाहिए। जैसे आप जब ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में सबसे पहले आप क्या सीखते हैं? बच्चों को सिखाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन क्या होता है जी? नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, पर्सन वगैरह वगैरह, यानी आपका नाम होता है। तो नाम एक बुनियादी शनाख्त है। जैसे बच्चा पैदा हो गया तो नाम रख दिया हमने। तो मेरे कंप्यूटर का नाम है लेट्स से कि माई पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, या मैंने इसका नाम जुनून रखा हुआ है, या मैं इसको पैशन मशीन रख देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि स्पार्टन्स डेन, कोई भी मैंने नाम रखा। तो नाम होता है ह्यूमन रीडेबल, यानी बंदा बंदे के नाम को पहचानता है। लेकिन जब वही कोड, चूंकि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो लोग कंप्यूटर वाले हैं वो समझते हैं, वो बेस करती है बाइनरी के ऊपर। बाई का मतलब होता है दो चीज़ें, यानी आपका जितना भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, जो कुछ भी कंप्यूटर पे आपको नज़र आ रहा है, एक तो स्क्रीन पे है ना ये लफ्ज़ आपने पढ़ा नाउन, लेकिन अगर आप इस नाउन के पीछे जाएं तो इस नाउन को टाइप होने में और आप तक दोबारा से नाउन नज़र आने में दरमियान में बाइनरी की गेम हो रही है। बाइनरी यानी इसकी बेस क्या होती है? 2। बाई का मतलब क्या हो गया? दो चीज़ें। और डेसिमल में आपकी बेस होती है 10। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये जी
10 की पावर है, 10 2s, 10 3s, जैसे टेबल आप पढ़ते हैं। तो बाइनरी में ये जो 2 है इसका ताल्लुक बना बिट के साथ, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट कह लें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है कि जब ये बातें हों, यहाँ पे फाइलें जाएं, तो उसकी जो सबसे छोटी क्वांटिटी मशहूर है कंप्यूटर की ज़बान में, उसको बिट कहा जाता है। आप इसको छोटा सा पीस कह लें, आप इसको बीज कह लें, आप इसको कतरा कह लें, ये सैंड का ग्रेन हो सकता है, रेत का एक छोटा सा जर्रा, ये उसकी बिट है। यानी इंफॉर्मेशन जब जाएगी तो बिट्स में जाएगी, बिट बाई बिट, इंच बाई इंच, जैसे हम बातें करते हैं। बिट जो है वो सबसे छोटी, बेसिकली ये बाइनरी डिजिट कह लें आप इसको, यानी इस जबान का जो सबसे छोटा एक मेजरमेंट का टूल है, दैट इज कॉल्ड बिट। आज के दिन तक इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है कि बिट हमारे पास होती है या 0 या 1, यानी आपकी कोई स्टेट ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है। तो मैं जब 1 लिखता हूं या अपने कीबोर्ड से A प्रेस करता हूं, तो उसके पीछे जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उसके अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, बहुत कुछ चल रहा है, रैम है, मदरबोर्ड है। अगर आप कभी खोल के देखें तो उसकी जो असेंबली लैंग्वेज है, जो उसके अंदर कम्युनिकेट कर रहा है ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, तो वहां भी बातें चल रही हैं। जैसे आपके जिस्म के अंदर भी, दिमाग में भी कुछ रगें चल रही हैं, यहां भी चल रही हैं। तो आपका एक जगह से दूसरी जगह खून मूव हो रहा है, सांस मूव हो रहा है, नाक के जरिए आपने लिया, सांस नीचे गया, फेफड़ों तक पहुंचा, लंग्स तक, फिर इसी तरीके से आप फूड ले रहे हैं, फूड ट्रेवल कर रही है, तो छोटे छोटे आप उसको पैकेट बनाते हैं, आप उसको चबाते हैं। सेम वही काम हो रहा है मशीन के अंदर भी, ठीक है। तो या 0 या 1, यानी ऑन और ऑफ, ये उसकी लॉजिकल स्टेटमेंट होती हैं। तो बेसिकली आप समझ लें कि इस तरीके से ये सिग्नल जा रहे हैं, तो कोई सिग्नल ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, लेकिन उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हमें नाम की जरूरत थी। तो इसी से कॉन्सेप्ट जो है वो निकला हमारा कंप्यूटर से कंप्यूटर पे बात करने के लिए, जिसको कहा जाता है TCP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल बनना शुरू हो गया जी, अच्छा जी इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होगी, ये बातें करेंगे, फिर इसमें पैकेट बनना शुरू हुए, फिर इससे बहुत सारी इसकी एडवांसमेंट होगी। इसी तरीके से आप इसके साथ आगे लिखते हैं IP या इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल भी, यानी दोनों चीजें। तो IP एड्रेस क्या हुआ, जो आपको वेबसाइट पे नजर आता है, वो नंबर होते हैं। अब तक हमारे पास IP के 2 वर्जन जो है वो मशहूर है। सबसे बुनियादी तरीन जो वर्जन है, जो पहले आया था, वो है IP, और ये आपने अक्सर लफ्ज या टर्म जो है वो देखी होगी, IPv4, ये वर्जन 4 है। उसके बाद आया जो अब जदीद चल रहा है IP वर्जन 6, और ये कैसे चला, ये उसकी स्टोरेज के साथ डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होना शुरू होगी। तो इसको मैं कंट्रोल एक करके डिलीट कर देता हूं, ताकि मैं आपको नए सिरे से चीजें जो है वो बता सकूं। फ्लॉपी डिस्क आपको याद होगी, इस तरीके से हमारे पास एक चपटी सी वो होती थी, यहाँ पे उस तरह एक बना होता था, यहाँ पे उसकी स्क्रीन नजर आती थी, उसके अंदर कोई एक रिबन टाइप होता था। तो इसकी एक स्टोरेज थी MBs में। फिर वक्त आगे बढ़ा, CDs आ गई, फिर इसी तरीके से DVD जो है वो आना शुरू हो गई, फिर जनाब USBs आ गई, आपकी जो एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं वो बनना शुरू हुई। फिर आपका जो मोबाइल था, उस मोबाइल के अंदर आपको याद है मेमोरी कार्ड का कॉन्सेप्ट आया। फिर मोबाइल की अपनी जो स्टोरेज थी वो बढ़ना शुरू होगी, इंटरनल मेमोरी। तो वक्त के साथ साथ हुआ क्या, सादा सा एक फलसफा इसको समझ लीजिए। शुरू में क्या होता है कि चीज बड़ी होती है और उसके अंदर स्टोरेज फर्ज कर ले MB में थी, ये शुरू शुरू की बात बता रहा हूं। फिर वक्त के साथ साथ होता क्या है टेक्नोलॉजी में, ये मैं चूंकि माउस के साथ ड्रॉ करता हूं इसलिए इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो बाद में फिर क्या हुआ कि ये जो साइज था ये छोटा हो गया, लेकिन स्टोरेज जो है वो गीगाबाइट्स में, टेराबाइट्स में जाना शुरू होगी। जैसे अभी आपके मोबाइल छोटे छोटे हैं, तो इस वक्त जो आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज है वो कभी पूरे कमरे में भी शायद इतनी स्टोरेज नहीं हो सकती थी, पूरा एक फार्म हाउस चाहिए था इतने डाटा को स्टोर करने के लिए। तो गोया चीजें वक्त के साथ साथ छोटी होती जाती हैं और उसमें एक जहान सिमटता जाता है। यूं समझ लें आपके पास एक दरख्त है, इस तरीके से ये उसकी रूट्स हैं, ये उसका तना है, और ये जो दरख्त इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, दरख्त वैसे ग्रीन होना चाहिए। इस दरख्त की ये जो ब्रांचेस हैं, इसके ऊपर फल लगता है, उस फल के अंदर फिर ये छोटे छोटे बीज हैं, और हर बीज के अंदर कई दरख्त हैं। यानी आप जो ही बीज लगाएंगे फिर उसमें से ट्रू लीव्स निकलेंगे, 2 इस तरीके से। अब वो जो ट्रू लीव्स हैं वो बड़े होकर फिर दरख्त बनते हैं। गोया एक बीज के अंदर दरख्त सिमटा हुआ है। और इसी तरीके से जो आपको ओशन नजर आ रहा है, समुंदर या कुल्ज़म, उसके अंदर एक
कतरे कतरे मिले हुए हैं सारे, और कतरे मिलके समुंदर बनाते हैं, कतरा कतरा कुलजुम, या आपके रेत के जर्रात मिलके सहरा बनाते हैं। और हर कतरे को अगर आप इसके अंदर उतर के देखें तो वो एक कुलजुम है, एक ओशन है। आप समझ रहे हो? तो बिट की कहानी क्या हुई कि ये जो 0 और 1 है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इंफॉर्मेशन ये ऑन होगी या ऑफ होगी, दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, क्योंकि दो चीजें चाहिए ना। शुरू में था आपका नफ्से वाहिदा, तो दो चीजें हो गई, नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हूँ, तो ये 0101 की कहानी हुई। तो ये तकरीबन आप समझ लें इसको कि ये 8 बिट्स जो होती हैं ना, 8 बिट, जब ये 8 बिट्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं एक बाइट। वन सिंगल बाइट जो है उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। और इसका जो हाफ होता है ना 8 बिट्स को अगर हम 4 कर लें यानी 4 बिट्स, तो ये होता है निबल, NIBBLE, निबल कहा जाता है इसको। आप इस पे गूगल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला वक्त के साथ साथ कि आपके पास मशीन कौन सी है जी? 32 बिट है। अब 32 बिट दरअसल क्या होगी, यानी बाइनरी मैंने आपको बताया कि बेस होती है 2। अब उस 2 की पावर अगर आप 8 कर लें, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है 2 8, या 2 नीचे आप लिखते हैं और 8 जो है इसके ऊपर लिखते हैं, तो ये 2 की पावर 8 होगी। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें या फोटोशॉप अगर आप यूज करते हैं तो आपने चैनल्स देखे होंगे रेड, ग्रीन और ब्लू के अंदर, सब में 0 से लेके तो 255 तक आपने देखे होंगे लेवल्स। बेसिकली ये 256 होता है -1, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है। 00 जो है ना वो स्टेट 00 की है, बिल्कुल ब्लैक आप इसको कह लें, एब्सोल्यूट ब्लैक। 255 जो है ये सारे 1 1 1 1 इस तरीके से होते हैं। और बाइनरी को कैसे पढ़ा जाता है? राइट से हम पढ़ते हैं और लेफ्ट पे जाते हैं, यानी जो एक्सट्रीम राइट साइड पे 1 है वो 2 की पावर 0 है, फिर करते जाएंगे तो 2 की पावर 8 जब होगी तो ये बनता है टोटल 256। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक बिट के अंदर कितना डाटा जो है वो जा रहा है। तो फिर इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी स्टोरेज बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो अगर कोई मशीन 32 बिट है तो उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, उसकी खास परफॉर्मेंस होगी। अब इसी को आप डबल कर दें, यानी आप इसको 64 बिट कह दें। एक यानी बाइट के अंदर 8 बिट्स हो गई, तो 4 को 8 से ज़रब दिया तो 32। तो ये जो आपके ग्रुप बन रहे हैं वो 4 बनते हैं लॉजिकल ग्रुप्स, यानी आपकी 4 बाइट्स जब होती हैं 32 बिट हो गया आपका। चूंकि 8 बिट के बराबर है 1 बाइट, तो 32 बिट जो है वो कितने? 4 बाइट के बराबर होगा। तो अगर आप इसको डबल कर दें, 8 बाइट्स कर दें, तो अब ज्यादा डाटा ट्रांसफर होगा, ज्यादा बड़ी खुराक मूव होगी, ज्यादा परफॉर्मेंस आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि चीजें जो है वो वक्त के साथ साथ छोटी हो गई और उनकी स्टोरेज भी बढ़ गई और उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। कहाँ वो दौर था कि आपको हाथी चाहिए आराम मिस्र के लिए, आप छोटी सी एक सॉफ्टवेयर IoT, एक बटन ऑन ऑफ करना है और आपके पहाड़ जो है वो यहाँ से वहां मूव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां से ये सारा कॉन्सेप्ट निकला। अब इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज चल रही हैं वो है सारा आपका बिट्स और बाइट्स की कहानी। 00000111, यानी आपके पास लफ्ज है LOVE, ये ह्यूमन रीडेबल है लव। अब इस लव को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितने जीरोस और कितने वंस हमको चाहिए होंगे, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स। हमारे लिए तो बहुत आसान है, जबान से कह दिया आई लव यू, लेकिन कंप्यूटर को कहना पड़े तो उसके नीचे एक प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, उसको अगर आप कभी दिलचस्पी के लिए पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको। ये चूंकि आपके अल्फाबेट्स होते हैं, दो लफ्ज है ना, एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है अल्फाबेट्स। न्यूमेरिकल क्या है? जो आपको जैसे 365 है, 365 दिन होते हैं, तो ये आपके न्यूमरल्स होते हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ABCD। और अगर आप इन दोनों को मिला सकें, जैसे पासवर्ड में आपने देखा होगा अक्सर के आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लिख सकते हैं, यानी इसमें 0 से लेके 9 तक या A से लेके Z तक चाहे आप इसको टाइप कर सकते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक के अंदर यानी अल्फाबेट जो हमारे ह्यूमन रीडेबल होते हैं, 2 अगर हम इसको करें बाइनरी कन्वर्जन तो ये आपको ले जाएगा रैपिड टेबल्स की वेबसाइट पे। ये बड़ी अच्छी है, हमने पहले भी एक दफा इसको डिस्कस किया था। यानी टेक्स्ट टू बाइनरी, आप यहां पे आप लिखते हैं आई लव यू, ये आपने 3 लफ्ज लिखे। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये अगर आप यहां से किसी को भेज दें, SMS करते हैं, आप यहां पे व्हाट्सएप कर देते हैं। मैं इसको एक दफा Ctrl A करूं
और इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल A किया, इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। अब जो आपने लफ्ज लिखे थे ह्यूमन रीडेबल, कंप्यूटर का आई लव यू ये होता है, और जब आपकी स्क्रीन पे आएगा तो वहां पे भी आई लव यू ही होगा, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है दरमियान में ये काम हो रहा है। यहां से वापस आके आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं अपना नाम लिखता हूं फारूक, और यहां से हम इसको करते हैं कन्वर्ट। तो सिर्फ फारूक के लिए आप ये देखें कि कितने उसको ऑन ऑफ करना पड़ा, 0101, या इसको ट्रू फॉल्स करनी पड़ी ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स, और फिर जाके ये फारूक टाइप होता है। तो मशीन के अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं। मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ से हम इसको बाहर निकलते हैं, कंट्रोल A किया और इसको हम कर लेते हैं डिलीट। यानी अब आपकी जो मशीन थी लैपटॉप से लैपटॉप या कंप्यूटर से कंप्यूटर, बिल्कुल इंसानों की तरह एक लैंग्वेजेस बनना शुरू हो गई, प्रोटोकॉल बनना शुरू हो गए कि अच्छा इंग्लिश होगी तो इंग्लिश के मुकाबले में इंग्लिश होगी, उर्दू है तो उर्दू, हिंदी है तो हिंदी, या अगर आपकी बंगाली ज़बान है तो बंगाली। तो आपका वहाँ पे डाटा मूव हो रहा है पैकेट्स के अंदर। तो नाम रख दिया हमने ह्यूमन रीडेबल, और उसका मशीन का नाम जो था आप उसको समझ लें कि वो आपका IP उसको कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका भी प्रोटोकॉल बन गया। अब उसके आगे एड्रेस भी लिखा जाता है। अब ये जो IP और नीचे आप इसको कह लें नेम, ये दो अलग चीजें, बेसिकली ये है एक ही चीज। ये ह्यूमन रीडेबल है, नेम जिसको कहा जाता है, और ये जो आपका IP है ये कंप्यूटर इस चीज को पढ़ रहा है, मशीन इसको पढ़ रही है। तो फ्रीलांस पाकिस्तान या youtube.com ये डोमेन का नाम हो गया। यानी जब मैं डोमेन का नाम रजिस्टर करता हूं, ये बाद में आया, पहले कंप्यूटर ने कंप्यूटर के साथ न्यूमेरिकल बातें की, और वो बातें हुई हमारी 0 से लेकर 255 के दौरान, जो हमने अभी डिस्कस किया है। आप अगर देखेंगे कभी IP वर्जन 4 के अंदर, तो जितने भी IP हैं वो 4 हिस्सों में होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 192, फिर यहाँ पे डॉट होगा, फिर यहाँ पे होगा 168, फिर इसी तरीके से डॉट है, फिर आगे 0 हो गया या 1 हो गया फॉर एग्जांपल। तो ये आपके जो पहले दो हैं ये नेटवर्क के लिए होते हैं, और फिर ये दूसरे दो जो हैं ये होस्ट के लिए। ये IP वर्जन 4 का है, लेकिन IP वर्जन 6 के अंदर चेंज हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें आके, मैंने आपको बताया गूगल कर लिया करें IPv4, और अगर आपने मुकाबला करना हो कंपैरेटिव एनालिसिस तो VS लिखा करें, यानी वर्सेस, और देखिए उसने खुद ही पिक कर लिया IP वर्जन 6। आप इसको एंटर कर देंगे तो इसके अंदर आपको सारा इसका पैटर्न जो है वो नजर आ जाएगा कि IP वर्जन 6 जो है उसके अंदर इस तरीके से नहीं लिखा जा रहा, 4 यानी 4 पैकेट नहीं बने हुए। इमेजेस के ऊपर आप क्लिक करके इसके इमेजेस जो है वो देख सकते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं, आप इसकी एग्जांपल नोट कर सकते हैं। ये आपका 1 2 3 4, ये जो आपका 255 है ये मैक्सिमम होता है, यानी यहां तक जा सकती है इंफॉर्मेशन, और 0 से 255 के दरमियान ही रहेगा। यानी दरमियान में सारा जो है ना उसको कहा जाता है ग्रे एरिया, या लेफ्ट साइड पे 0 जो है वो टोटल ब्लैक है, और 255 अगर फोटोशॉप में हो जाए तो टोटल वाइट हो जाएगा, यानी तमाम चैनल्स अपनी पीक पे चले जाएंगे। तो इसकी गुंजाइश थी फिर बहुत ज़्यादा, मोबाइल की अपनी IP हो गई, कंप्यूटर की अपनी IP, तो उसको इंटरनेट के रजिस्टर में स्टोर करने का मसला बनना शुरू हो गया, क्लैश आ रहा था। तो अब ये जो आ गया ना मॉडर्न, फर्ज कर लें इसकी बिलियन% अगर गुंजाइश थी तो इसकी ट्रिलियन हो गई। तो इसका इस तरह का ये हैश बना हुआ है, ये भी एक कोड है। आप जितनी मर्जी दुनिया में आबादी बढ़ जाए, आज के दिन तक ये इसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो अब लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आना शुरू हो गए, IP वर्जन 6, ये दोनों जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां से फिर ये डोमेन नेम का तस्वर, ये मशीन का नाम था, यानी आप समझ लें कि ये फ्रीलांस पाकिस्तान है। या किसी का डोमेन नाम आपने अगर देखना हो तो आप उसको कहेंगे व्हाट इज IP एड्रेस ऑफ माई वेबसाइट, या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट आप देखना चाहते हैं तो उसका IP एड्रेस सर्वर का, डोमेन का, यानी मशीनी नाम क्या है मेरी मशीन का। आप अपने कंप्यूटर का भी IP जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं WP Spartans300.com, ये एक हमारा डोमेन का नाम है, यानी हमने नाम रखा, लेकिन इसी नाम का मैथमेटिकल नाम है IP। तो यहां से हमें वो बता देगा कि जी इसकी ये वाली IP है 72.249.30.214। तो IP वर्जन 6 जो है वो इसी का नाम होगा, लेकिन थोड़ा पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये बुनियादी चीजें। अब इसको कैसे पता चलेगा सर्वर को, मैंने फर्ज कर लें WP Spartans मैं यहां पे लिखता हूं, तो वो क्या करेगा,
वो सबसे पहले जाएगा डीएनएस की तरफ, जहां से आपकी असल कहानी शुरू होती है, डोमेन नेम सिस्टम। और ये जितनी भी दुनिया के अंदर वेबसाइट्स आप रजिस्टर करते हैं ना, डोमेन नेम आपने देखा होगा, जैसे WP Spartan300.com है, ये जो डॉट के बाद है ना आपका .com लिखा हुआ है, .biz, .org, .pk, .in, .io, इसको कहा जाता है TLD। जोन एडिटर में आप ये टर्म देखेंगे, TLD का मतलब टॉप लेवल डोमेन। और ये जो होती है ना दरमियान में www के बाद और .com से पहले या .biz से पहले, उसको कहा जाता है SLD, यानी ये सेकंड लेवल डोमेन होती है, ह्यूमन रीडेबल। ये टॉप लेवल डोमेन हो गई, ये SLD होगी। और बाकी सब डोमेन का आपको पता ही है, मैंने बता दिया था, एड ऑन का भी आपको बता दिया था, और एलियस का भी इससे पहले वाले टास्क में समझा दिया था। अब इस वेबसाइट के अंदर इसके ईमेल का भी सर्वर होगा। तो ईमेल का सर्वर, ईमेल जैसे मैं जीमेल को यूज करना चाहता हूं या गूगल को यूज करना चाहता हूं, गूगल स्वीट को या माइक्रोसॉफ्ट को यूज करूंगा, तो ईमेल पहले वहां पे जाएगी, वहां से यहां पे आएगी, यहां से फिर मेरे मोबाइल में आ जाएगी। तो एक पूरी ट्रांसमिशन हो रही है दरमियान में, आप समझ गए। तो इसको, ये जो ह्यूमन रीडेबल नाम है, मशीन इसको नहीं पढ़ती, मशीन इसको इस तरह पढ़ेगी। तो ये अगर फर्ज कर लो मैं ये टाइप करूंगा तो ये डीएनएस में जाएगा और डीएनएस ये नाम डिस्प्ले करेगा। अगर मैं ये टाइप करता हूं अपने ब्राउजर में तो ये फिर डीएनएस में जाएगा और वहां से मशीन का ये वाला कि अच्छा जी इसके मुकाबले में जो वेब पेजेस पड़े हुए हैं वो आप मुझे डिस्प्ले कर दें, चूंकि मेरा एक क्लाइंट है जो ब्राउजर के अंदर ये चीजें जो है वो मांग रहा है मुझसे। तो इसलिए अगर आपका डाटाबेस दूर पड़ा हुआ है, यानी अमेरिका में, और आप पाकिस्तान से एक्सेस करते हैं तो स्पीड का इशू आ जाता है। फिर जितना लोड होगा वो इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते, या इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो आपको देर से ओपन होती हुई नजर आती है वेबसाइट। फिर यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ CDN का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि बंदे अगर सिर्फ पाकिस्तान में है या इंडिया में तो उनको करीब तरीन कोई CDN चाहिए कि वहां पास से ही उनका डाटा उठ के उनको मिल जाए। आप जैसे होस्टिंग है तो ब्लू होस्ट है, पूरी दुनिया को डील कर रहा है, लेकिन अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस करना है या इंडिया में या बांग्लादेश में, तो मैं ज़ाती तौर पर रिकमेंड करता हूं और समझता हूं कि अगर आपका करीब तरीन आपका होस्ट होगा जो आपके मुल्क में डील कर रहा है तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती डाटा को, और वो फौरी तौर पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट, आई मे बी रॉन्ग। वापस आते हैं जी यहाँ पे। अब यहाँ से इसको हम कंट्रोल करते हैं और डिलीट कर देते हैं ताकि आप दो लफ्ज जो है वो समझ सकें। एक होता है जिसको आपने अक्सर देखा होगा अगर आप कंट्रोल पैनल पे काम करते हैं या अगर आपने कभी वेब पे सर्च किया हो, तो ICANN, जो मैंने आपको मेंशन किया शुरू में कि हमने कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड रखना है ना। जब आप GoDaddy पे या ब्लू होस्ट पे या किसी भी डोमेन प्रोवाइडर पे, नेम चीप पे आप अपना फर्ज कर लें डोमेन का नाम सर्च करते हैं, मशीन नहीं आप सर्च करते, यानी मशीन का 192.168, आप कहते हैं जी मुझे एक नई डोमेन चाहिए alphabravo.charlie.com। तो ICANN एक इदारा है पूरी दुनिया में जिसको कहा जाता है द इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, यानी IP जो नाम है उसका मशीनी या ह्यूमन रीडेबल, उसको जो इदारा डील करता है उस इदारे का नाम है ICANN। और आपने अक्सर होस्ट की तरफ से ईमेल्स देखी होंगी कि आप इसको वेरीफाई करवाएं अपना फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, ताकि ये एड्रेस जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप 2 वे ऑथेंटिकेशन करते हैं, आपका घर का एड्रेस, अगर आपने बैंक पे अकाउंट खुलवाना है तो आपके घर का एड्रेस वो देखा जाएगा, फिजिकल लोकेशन क्या है, आपका ईमेल क्या, आप ईमेल देंगे जी सब्सक्राइब कर लें, जैसे चैनल्स होते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर जाके मोनेटाइजेशन होती है वगैरह वगैरह। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि वो इदारे का नाम है ICANN, ताकि उनके पास सारा हो और डुप्लीकेशन ना हो। मैंने भी alphabravo.charlie.com कर दिया, तो अब जब मैं सर्च करूंगा तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है कि दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन, यानी ये नाम पहले ही किसी ने ले लिया हुआ है। अब आप इसको .biz के साथ कर लें, यानी टॉप लेवल डोमेन आप चेंज कर सकते हैं या डिफरेंट नाम जो है वो आप रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रहा था रिजवाना का भी कि सर डोमेन क्या है, तो ये सिर्फ नाम है, आपने एक नाम रख दिया। अब जैसे बच्चे का नाम आपने रख दिया, लेकिन बच्चा रहेगा कहाँ, बच्चा है किसका और कहाँ रहेगा, बच्चे के कपड़े कहाँ पे होंगे, बच्चे की जो किताबें वगैरह है वो कहाँ पे होंगी, तो उसके लिए उसको चाहिए घर। ठीक है ना, ये आपका घर हो गया जिसके अंदर दरवाजे हैं, जिसके अंदर खिड़कियां लगी हुई हैं, फिर उसकी चारपाइयां होंगी, उसका कमरा होगा, किचन होगा, वॉशरूम, ये जो चीज़ है ना सारी, जहाँ पे ये सारी फाइलें पड़ी होंगी, इसको कहा जाता है होस्ट।
यानी आपका मेज़बान है। आपने अपनी डोमेन की जितनी भी फाइल्स होती हैं, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP या इमेजेस वगैरह कंटेंट, वो आपका सारा यहाँ पे स्टोर होगा। और वो सारा किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? उस फोल्डर में जिसका डोमेन नेम के साथ ताल्लुक है। तो जब आप अपने ब्राउजर के अंदर क्रोम में या फायरफॉक्स के अंदर यहाँ पे URL टाइप करते हैं, ये सिग्नल जाएंगे किसी और जगह पे ISP की मदद से, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप PTCL को यूज कर रहे हैं या नया टेलको या जो भी आपके पास इंटरनेट है अपने मुल्क में, और वो प्रोवाइड करेगा। वो किसी और कंप्यूटर से उसका ताल्लुक जोड़ेगा, फिर वहां से किसी और कंप्यूटर में जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर से कंप्यूटर बात हो रही है, इसकी वजह से इंटरनेट का लफ्ज हमारे सामने आता है। यानी दुनिया भर में इस वक्त सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें कोई ईमेल सर्वर है, कोई क्या है, कोई डेटाबेस का वहां पे सर्वर पड़ा हुआ है, कोई क्लाउड जिसको कहा जाता है, सारी फाइलें वहां पे पड़ी हुई हैं। तो एक ईमेल भी जब आपकी जाती है या एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी जाता है, तो वो बड़े वाया, जैसे आपने बूस्टर देखे होंगे जगह जगह पे शहरों में। मेरे मोबाइल से एक मैंने नंबर डायल किया, वो किसी करीब तरीन बूस्टर जो है उसके ऊपर गया, वहां से वो किसी और बूस्टर पे गया, वहां से उस जोंग पे चला गया, जोंग ने कॉल जो है वो बंदे ने रिसीव की। तो ये ट्रांसमिशन इस तरीके से 2 वे होना शुरू होगी। ठीक हो गया जी। अब होस्टिंग में फिर आगे शेयर्ड होस्टिंग शुरू हो गई, डेडिकेटेड हो गई, VPS हो गई, क्लाउड होगी। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि फ्लॉपी से हम इतनी जबरदस्त मेमोरी तक बात हमारी पहुंच गई। तो होस्ट भी वक्त के साथ साथ अच्छे होना शुरू हो गए, बेहतर से बेहतर चीजों की तरफ। IoT जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं और इसे आगे हम जा रहे हैं। रोबोट्स बेहतर होते जा रहे हैं, तो हर चीज इंप्रूव हो रही है। इसको हम कंट्रोल ए करते हैं। 2 और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। यहां पे आपने और कुछ नहीं तो आपने मकड़ी का जाला तो देखा होगा। मकड़ी का जाला क्या होता है? इस तरीके से एक सर्कल आप बना लें, उसको फर्ज कर लें, एक उसकी कोर होती है, न्यूक्लियस, फिर इस तरीके से उसकी मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स होती हैं। ये मैं बिल्कुल रफ सा आपको बना के दिखा रहा हूं, आप इसको गूगल पे सर्च करके वेब को देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर बड़ी खूबसूरत एक सिमेट्री है। मैं अक्सर बचपन में इसको गौर किया करता था। इस तरीके से भी है, फिर इसी तरीके से ये बनी हुई है, मुख्तलिफ रिंग्स इसके बने हुए हैं, यहाँ पे भी उसके बने हुए हैं, और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ नोड्स हैं, इनपुट आउटपुट नोड्स आप कह लें, उसके बने हुए हैं। ये मेरा मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, फिर हमारा आपस में राब्ता हो रहा है, फिर इसका उसके साथ राब्ता हो रहा है। तो ये जो कंप्यूटर सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क है। इंटरनेट यानी पूरी दुनिया का इंटरनेशनल एक नेटवर्क बना हुआ है। कंप्यूटर से कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, फिर यहाँ पे बातें हो रही हैं, यहाँ पे बातें हो रही हैं। इस तरीके से ये एक कम्युनिकेशन जारी रहती है हर वक्त, और इस सारी चीज को वेब कहा जाता है। वेब बेसिकली पेज है। मेरी एक वेबसाइट है फ्रीलांस पाकिस्तान, उसके ऊपर 10 पेज हैं फॉर एग्जांपल, तो वो एक जो होगा वो वेब पेज होगा। यानी ये तो आपकी फिजिकल मशीनें हो गई जो आपस में कनेक्टेड हैं, एक आपका नेटवर्क, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या इंट्रानेट होता है जो आप अपने लोकल लेवल पे बना लेते हैं कि ये मेरा इदारा है और उसके आपस में कंप्यूटर से कंप्यूटर में डाटा कर सकता हूँ। या एक प्रिंटर है और 10 कंप्यूटर है, तो 10 के 10 कंप्यूटर उस प्रिंटर से प्रिंट ले सके, तो मुझे लोकल लेवल पे भी नेटवर्किंग करना पड़ती है या सबनेट उसके अंदर करना पड़ता है। तो बड़ी टेक्नोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सारे कंप्यूटर मिलके इंटरनेट बनाते हैं, और हर कंप्यूटर जो जिसके अंदर पेजेस पड़े हुए हैं या डाटा पड़ा हुआ है, वो आपका वेब कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे WWW का कॉन्सेप्ट जो था वो शुरू हुआ, ताकि जो कुछ मुझे चाहिए वो फुल पैकेज मेरे पास ब्राउजर में भी नजर आना शुरू हो जाए। अब चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं वीडियो के नीचे। कोशिश किया करें वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में आके बात किया करें, क्योंकि अगर मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं भी हूं, कोई ना कोई सीनियर स्पार्टन वहां पे होता है, वो आपको गाइड कर देगा। तो वापस आते हैं अपने DNS की तरफ। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया है। अब जोन एडिटर के अंदर जो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड DNS, यानी जो अभी हमने डिस्कस किया डोमेन्स का नाम, उसका एक पूरा सिस्टम DNS कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम, यानी जो निज़ाम इस चीज को कंट्रोल करता है। तो उस DNS के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो आपको नजर आएंगी, जो मैंने कुछ आपको बता भी दिया। TLD, SLD यानी आपका .com, .biz वगैरह जो है, फिर आपका डोमेन का नाम हो गया, फिर इसी तरीके से आपका 3rd लेवल डोमेन होती है जो सब डोमेन होती है बेसिकली, फिर एड ऑन डोमेन, पार्क डोमेन वगैरह हो गई। उसके बाद जो आपके लिए टर्म समझना जरूरी है दैट इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। ये जो ए है इट इज कॉल्ड एड्रेस। एड्रेस का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, फोन बुक आपकी ये बनी हुई है।
इसमें www के बगैर भी रिकॉर्ड होगा, फिर इसी तरीके से आपका जो नेम सर्वर है उसका रिकॉर्ड पड़ा होगा, यानी उस आईपी के साथ जुड़ा होगा ये। फिर आपने FTP का अकाउंट बना के किसी को देना है या खुद बनाना है तो वो भी ए रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ पड़ी होगी। इसी तरीके से एक होता है सी नेम। ये जो सी है ये कैनोनिकल होता है, ज़्यादातर इसका ताल्लुक जो होगा वो डोमेन, जो सब डोमेन्स होती हैं उनके साथ इसका ताल्लुक होता है या एलियसेस के साथ होता है। तो जहां पे आपको सी नेम लिखा हुआ नजर आए इसका मतलब यह है कि वो आपकी सब डोमेन के साथ या एलियसेस जो है, और वो पॉइंट करेंगी आपकी जो मेन डोमेन होती है या उस मेन डोमेन के अंदर कोई फाइल हो सकती है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, तो वो सी नेम के अंदर होते हैं। फिर ये MX जो है ये मेल एक्सचेंज है। आप अगर गूगल स्वीट को यूज कर रहे हैं तो आपको MX रिकॉर्ड चाहिए बनाना पड़ेगा या माइक्रोसॉफ्ट का, और ये आप अपने तौर से ज़बानी नहीं करते। अगर आप यहाँ पे सर्च कर लें और यहाँ पे आप लिखें गूगल Gmail MX रिकॉर्ड फॉर सी पैनल तो आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और हो सकता है कि Gmail के अपने स्टेप्स आपको नजर आ जाएं कि आपने किस तरीके से सेटअप करना है। तो ये क्या करेंगे, ये आपको कोड देंगे, यानी आप ये कोड अपने सी पैनल के अंदर जाके पुट कर देंगे MX रिकॉर्ड के अंदर। जैसे चेंज योर MX रिकॉर्ड, मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट हो लेकिन मेरा Gmail जो है वो यूज करे, यानी गूगल का ईमेल एड्रेस या गूगल का ईमेल सर्वर जो है वो मैं यूज करूंगा अपने ब्लू होस्ट के ऊपर। तो फिर आपको सेटिंग करना पड़ेगी कि आप यहां से ये कंसोल पे जाएंगे, यहां से आप DNS रिकॉर्ड को ओपन करेंगे, वहां पे आप MX एंट्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और उस MX के अंदर आप अगर कोई पहले से मौजूद है उसको डिलीट कर देंगे। यानी बुनियादी तौर पर आपने क्या करना है, आपने ये कॉपी करना है प्रायोरिटी के हिसाब से, और वो मेंशन किया जाता है हर होस्ट के ऊपर कि जी आप इतनी प्रायोरिटी जो है वो सेट कर दें। ये टॉप पे जाएगी, ये आपकी 1 प्रायोरिटी है, फिर ये आपकी 10 पे चली जाएगी। तो प्रायोरिटीज जो है वो भी आपको यहाँ पे नजर आती हैं। यानी जब आप MX रिकॉर्ड सेट करेंगे तो वहां पे आपको प्रायोरिटी का सेक्शन भी नजर आएगा, और वहां पे जो भी प्रायोरिटी आपकी रिक्वायर्ड है या आपको होस्ट बताता है वो वहां पे आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आए तो उन्होंने पूरा तरीकाकार बताया होगा। हर होस्ट का तरीका मुख्तलिफ भी हो सकता है, क्लाउड का तरीकाकार मुख्तलिफ भी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आप बारी बारी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और MX रिकॉर्ड टेबल के अंदर इस तरीके से ये आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी, और ये प्रायोरिटी आ रही है 1, 5, 5, 10, 10 जो आपको ऊपर वैल्यूज नजर आई थी। इन सब को जब आपने वहां पे प्लेस करना है तो अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी भी सेट करनी पड़ेगी। ये टोटल होता है। आप उसमें क्या होगा, ब्लू होस्ट है आपका, लेकिन आपका ईमेल सर्वर गूगल वाला यूज हो रहा है, या आप MS ऑफिस को यूज करना चाहते हैं 365 को, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं मोस्टली कई दफा मुझसे सेट करवाया, तो वहां पे फिर आपको MS ऑफिस जो है वो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद आप लिखेंगे MX रिकॉर्ड फॉर सी पैनल, एंटर कर देंगे। तो इसका तरीकाकार क्रिएट DNS रिकॉर्ड्स यानी डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड होस्ट गेटर पे इस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे अपना GoDaddy मेंशन कर दें, ब्लू होस्ट फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं, तो ब्लू होस्ट का तरीकाकार हमारे सामने आ जाएगा। फिर हर होस्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें दी होंगी, जैसे हाउ डू आई ऐड मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स टू ब्लू होस्ट, तो उसका तरीकाकार हो जाएगा। तो आपको ये टेक्निक सीखनी चाहिए कि आपको गूगल से मिलेगा सारा कुछ, ठीक है। तरीकाकार आप मुझसे सीख लें कि जी इसी तरीके से करना है और हमेशा करना है, क्योंकि एक वीडियो पुरानी हो सकती है लेकिन ये जो बिजनेसेस हैं ये अपने आप को अपडेट करके रखेंगे। तो आपको जब भी ज़रूरत हो आप गूगल को ओपन करें, और उसका जो लेटेस्ट लिंक होता है वो मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि टूल्स पे क्लिक करें, एनी टाइम, पास्ट मंथ, ताकि गुंजाइश ही ना रहे गलती की किसी भी हवाले से, ठीक है। और आपको जो लेटेस्ट लिंक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक टर्म होती है जिसको कहा जाता है DNS क्लस्टर। क्लस्टर आप ये कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्क है नेम सर्वर्स का, वो आपस में ये रिकॉर्ड्स को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे 10 बंदे हैं, 10 के 10 गूगल स्वीट को आप यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शेयरिंग उसकी हो रही होगी, तो उसके लिए DNS क्लस्टर जो है उसकी टर्म यूज की जाती है। फिर इसी तरीके से एक आपको जोन एडिटर में नजर आएगा, मुख्तलिफ होस्ट के अंदर PTR रिकॉर्ड भी होता है। ज्यादातर जो है वो यही 3 है। PTR रिकॉर्ड क्या होता है, वो रिवर्स मैपिंग आप उसको कह लें। रिवर्स मैपिंग क्या है, आप नाम लिखेंगे WP Spartan 300 और वो उसको IP के साथ जोड़ेगा, आप IP लिखेंगे और वो उसको नाम के साथ जोड़ देगा। यानी ये दोनों चीजें एक ही हैं, सिर्फ एक मशीनी नाम है, एक ह्यूमन रीडेबल नाम है। तो उसके लिए हम PTR जो है वो यूज करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डोमेन के बारे में बता देता हूं कि डोमेन हमने लेनी कैसे है और होस्ट हम कैसे चूज करेंगे। तरीकाकार गूगल के जरिए होगा।
यहाँ पे कल मैंने एक पोस्ट क्रिएट की थी वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में, और उसमें ज़्यादातर वोट जो है वो GoDaddy के ख़िलाफ़ गए, चूँकि लोगों का तजुर्बा जो है उनकी शेयर्ड होस्टिंग के साथ ठीक नहीं है। ये इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये एक्सपोजर होता है। जैसे मुझसे कोई कहे कि तंदूरी रेस्टोरेंट जो उसका खाना कैसा है, तो मैं जब गया हूँ 2-3 दफ़ा तो मुझे लजीज लगा है, लेकिन ये मेरी सब्जेक्टिव अप्रोच है, मेरी ज़ाती राय है। हो सकता है कि आप जब खाने जाएं तो उस वक्त खाने में वो बेसवादापन आया हो, स्वाद ना हो उसके अंदर, तो आप कहेंगे नहीं सर तंदूरी जो है ना वो बकवास है। जैसे अगर आप कोई पोस्ट क्रिएट करें अपने फेसबुक पे कि यार मैं कौन सा मोबाइल लूँ, तो कोई ओप्पो के हक में बयान दे रहा है, कोई सैमसंग के हक में, कोई कहाँ पे बोल रहा है, तो जिसका जो तजुर्बा होता है ना वो उस हिसाब से फीडबैक या रिव्यू देता है। या आप दराज से कोई चीज़ लेते हैं अलीबाबा पे, तो जैसे क्लाइंट की फीडबैक होती है, हर बंदे का तजुर्बा मुख्तलिफ है, तो किसी एक बंदे का बुरा तजुर्बा उस बंदे को बुरा नहीं बनाता। हो सकता है उस वक्त उस बंदे का कोई मूड ऐसा हो, कोई उसका कोई ना कोई वजह हो सकती है। तो इंसान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को फिर मिच्योर होकर देखना शुरू कर देते हैं। तो होस्ट के लिए सबसे बुनियादी तरीन, अगर आप यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ वेब होस्ट, जो मैंने आपको तरीकाकार पहले भी बताया था, तो आपको उसकी मुख्तलिफ टाइप्स नजर आ जाएंगी, शेयर्ड होस्टिंग वगैरह वगैरह। आदत जो बनाए आपको, चूंकि होस्ट करते क्या मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे कल ग्रुप में वो कह रहे थे कि नेम चीप जो है वो सर बहुत अच्छी है, अगर आपने नाम लेना है डोमेन का, तो आपको एक तरीकाकार जो आप सीखेंगे, ये तरीकाकार हर जगह पे आपके काम आएगा। तो अब इस डोमेन का नाम क्या है, नेम चीप, और ये किसी होस्ट पे पड़ी हुई है, और उस होस्ट के अंदर मुख्तलिफ फाइलें फोल्डर में जो आप लोकल होस्ट पे देखते हैं या फाइल मैनेजर में मैंने आपको दिखाई थी, वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑडियो की फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, डाटा है वगैरह वगैरह। तो अब अगर मुझे नेम चाहिए तो आई कैन जो है उनके रजिस्टर पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो डोमेन पहले से किसी के पास है तो वो बता देगा कि ये डोमेन रजिस्टर्ड है। तो आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए। अकाउंट कैसे बनेगा, जहां पे लफ्ज लिखा हुआ है ना साइन अप, आप उस साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। अकाउंट क्रिएट करने का तरीका ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम है। एक यूज़र नेम होगा, उसका पासवर्ड रखेंगे, अपना नाम देंगे, ईमेल देंगे, किसी जगह पे फ़ोन देना पड़ता है, किसी जगह पे आपको पर्सनली कैमरे के सामने भी आना पड़ेगा, क्रिएट कर देंगे अकाउंट को। तो अब उसके बाद आपको चाहिए या वीज़ा कार्ड। वीज़ा कार्ड की मैं शक्ल दिखा देता हूँ। जब आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप उसका वीज़ा कार्ड देख सकते हैं। इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वीज़ा लिखा हुआ होगा, या इस तरह का मास्टर कार्ड होता है, ये आपको चाहिए अगर आप पेनियर के ऊपर हैं। जब आप फ्रीलांसर होते हैं या आपने फ़र्ज़ कर लें किसी बैंक के ऊपर अकाउंट खुलवाया है और वो वीज़ा को सपोर्ट करते हैं, तो इसके ज़रिए बैंक से बैंक के दौरान पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। या आप फ़र्ज़ कर लें लोकल लेवल पे करना चाहते हैं, तो हो सकता है कोई बंदा कहे जी आप ये मेरा अकाउंट नंबर है सर, इसमें पैसे ट्रांसफ़र करें और मैं आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे अपने स्पार्टन्स हैं, जैसे शानी है, इसी तरीके से सलीम असद, वो भी कुछ कह रहे थे कि हम भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर लें। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग को वीडियोस बना दें ग्रुप में या लाइव आके समझा दें कि आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रैक्टिस से के लिए तो कैसे आप सर्विसेज दे सकते हैं। अब उसमें ईजी पैसे के ज़रिए आप भेजना चाहते हैं पैसे या वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नज़र आपको यही सी पैनल जो है वो आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो वापस आ गए जी, ये आपको समझ आ गया, आपने अकाउंट जो है वो भी ओपन कर लिया, नेम चीफ। अब इसके अंदर भी इन्होंने होस्टिंग शुरू कर दी है, तो मैं होस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूं ताकि आप इसको समझ जाएं। तो गेम आप देखिएगा इसके अंदर हो क्या रही है। अब होस्टिंग के अंदर पूरी लंबी चौड़ी डिटेल है। हर होस्ट के अंदर कुछ 10-15 फीचर होते हैं जिनको हम देखते हैं। तो जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर भी वर्डप्रेस की इन्होंने होस्टिंग स्टार्ट कर दी है। मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे जब हवर करते हैं तो वर्डप्रेस होस्टिंग, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ वर्डप्रेस होस्टिंग पे, और हर दूसरे होस्ट का यही तरीकाकार है। खा वो ब्लू होस्ट है, वो आप साइड ग्राउंड पे खा चले जाएं या आप GoDaddy पे चले जाएं। यहाँ से फर्ज कर ले मैं प्राइसिंग को देखना चाहता हूँ, इजी वर्डप्रेस, नीचे उसकी वीडियोस दी की होंगी, सी प्राइसिंग पे हम क्लिक कर देते हैं और इसकी प्राइसिंग के सेक्शन में हम आ गए। अब यहाँ पे जो गेम होती है उसको गौर से आपने देखना है। जो शुरू में क्लाइंट्स भी होते हैं वो भी कई दफ़ा फंस जाते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्होंने लिखा होता है सारा कुछ होस्ट ने नीचे, लेकिन बारीक करके लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है बिल मंथली, हर महीने आपको एक पैकेज चाहिए है, आपके तकरीबन $4 जो है वो कटेंगे। यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, और उसका ऊपर नाम दिया हुआ है, साथ वो कुछ मेंशन कर देते हैं बेस्ट चॉइस। और फिर होता है बिल ईयरली, सालाना आपके
$45 जो है वो इस पैकेज पे कटेंगे और ये 50 इसके कटेंगे, ये इसके कटेंगे। ठीक हो गया जी। अब इसको नीचे जो आपने गौर करना है, ये प्राइस हो गई, ओरिजिनल प्राइस थी जी 68। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि अच्छा जी 44, लेकिन ये पहले साल की है। नीचे आप देखें सेव 35% ऑन फर्स्ट ईयर, यानी जो ही दूसरा साल शुरू होगा तो ये आपके पैसे वापस उसी तरीके से शुरू हो जाएंगे। जिसकी वजह से अगर आप कभी GoDaddy को ओपन करें तो GoDaddy यहाँ पे हम लिख लेते हैं और होस्टिंग उसके आगे लफ्ज़ लिखते हैं। किसी का भी नाम आता है तो आप उसका होस्टिंग लिख लें और उसको जब आप ओपन करेंगे होस्टिंग तो उसके पैकेजेस आ जाएंगे। मुझे चाहिए ब्लू होस्ट की तो मैं यहाँ पे ब्लू होस्ट करता हूँ, उसकी होस्टिंग कर लूँगा। या इसी तरीके से फर्ज कर लें कोई और होस्ट है, कल कोई ग्रुप में काफ़ी सारे होस्ट वो बता रहे थे तो आप उसका होस्टिंग चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से साइट ग्राउंड जो है मैं इसको देखना चाहता हूँ तो साइट ग्राउंड की होस्टिंग मैं लिखूंगा तो इसकी होस्टिंग आ जाएगी। तो ये टेक्निक फॉर गॉड सेक सीख लें, ये आपको मोहताजी आपकी ख़त्म कर देगी। तरीकाकार सेम यहाँ पे वही है, सिर्फ लुक एंड फील चेंज होगी, बटन का रंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी है वर्डप्रेस होस्टिंग, इसको भी हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप ग्रो बिग गो ग्रीक दरमियान में बेस्ट सेलर है। ये कितने हैं जी? ये $10 तकरीबन पर मंथ है। और नीचे देखें डिस्काउंटेड फ्रॉम 24.99 पर मंथ। लेकिन ये नीचे डिस्क्रिप्शंस हैं, जब ये अगले साल पे जाएगा, यानी आपने 2 साल के लिए तो पेमेंट दे दी, तो फिर आपके ज़्यादा पैसे कटना शुरू हो जाते हैं। फिर कई चीज़ें और चल रही होती हैं जो आप गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है ये तो सिर्फ 30 डेज़ के लिए था, तो 30 डेज़ के बाद वो आपके पैसे काटना शुरू हो जाएंगे। तो आपको गौर से देखना है, चूंकि आपने क्लाइंट को एडवाइस करना होता है। ये मुख्तलिफ होस्ट का आपको पता होना चाहिए एज फ्रीलांसर, चूंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपका क्लाइंट आपके ऊपर रिलाई कर रहा है कि जी आप मुझे बताएं कौन सा होस्ट लो। तो अब होस्ट के अंदर ये फीचर्स पढ़ा करें। सबसे पहले क्या होती है? प्राइस के अफोर्डेबल कौन सा, इकोनॉमिकल कौन सा है। नंबर 2, क्या मैं उसमें एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूं? तो अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दीगर आपके एलिसेस का प्रॉब्लम होगा, एड ऑन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ पे है अनलिमिटेड, तो आप कहते हैं हाँ ये ठीक है, इसके अंदर मेरी 10 डोमेनें आ सकती हैं। तो स्पेस कितनी है? यहाँ पे 20 मिल रही है, यहाँ पे 10। अच्छा, कितने विजिटर, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर 50,000 विजिटर मंथली आना शुरू हो जाएं तो आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगे जी आप इस पे आ जाएं, आपके विजिटर ज़्यादा है। फिर ये ट्रैफिक क्या है? अनमीटर्ड का। फ्री वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो गई, SSL भी ये साथ दे रहे हैं, फिर बैकअप की ये सोलो दे रहे हैं, फिर ईमेल भी है। अच्छा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी ये ऑफर कर रहे हैं साइड ग्राउंड वाले। इसी तरीके से मनी बैक गारंटी, चलो 30 डेज ये भी हो गया। अनलिमिटेड डाटाबेसेस। अच्छा, इसमें वर्डप्रेस CLI और SSH सिक्योर शेल और कमांड लाइन इंटरफेस ये भी सहूलत है। तो आप इसको देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसकी हम देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। फर्ज कर लें शेयर्ड होस्टिंग है 4.95, स्टार्टअप के लिए बड़ा अच्छा है। अब नीचे क्या रेगुलरली जी $9 थे और अब ये $5 पर मंथ पे है, लेकिन ये स्टैरी बना हुआ है। और फिर कुछ लिंक्स भी होते हैं, रेगुलर रेट। तो आप लिंक्स को भी खोल के देखा करें कि ये इसमें कहानी क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं ब्लू होस्ट की कहानी आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ ना अनलिमिटेड वेबसाइट्स, तो वो भी एक लिंक बना हुआ है। तो अगर आप स्पार्टन मिजाज के हैं, जो कि हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और आप इसको पढ़ेंगे कि अच्छा अनलिमिटेड में जैसे लिखा होता है ना कि फ्री बैंडविड्थ, तो उसमें भी लिखा होता है कि ये फ्रीडम जो है ना विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, जैसे डाटा होता है जी कि रात को इतने बजे से इतने बजे तक आप यूज़ नहीं कर सकते और इतने बजे से इतने बजे तक आपको इतनी डाउनलोडिंग की अपलोडिंग की इजाज़त है। तो होस्ट के अंदर ये छोटी छोटी जो बारीक लाइनें हैं, यहाँ पे ये गेम होती है। जैसे बड़ा ज़बरदस्त लिखा होता है स्टार्टिंग एट 499 पर मंथ, तो यार ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि यार 499 रुपये हर महीने मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं, 500 रुपये जमा करवाने हैं GoDaddy को। लेकिन नहीं, प्लीज़ होल्ड ऑन, सिर्फ ये कहानी यहाँ पे नहीं है। ये सेल लगी हुई है 44% और कहते हैं कि 899 रुपये हो गए जब आप रिन्यू करेंगे। तो चीज़ें बढ़ गई। फिर आपको साथ किसी जगह पे फ्री डोमेन मिलेगी पहले साल, अगले साल से उस डोमेन की आपने कीमत भी देनी है। तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर और कौन सी हिडन चार्जेस होते हैं जिनको हम आमतौर पर पढ़ते नहीं। और चूंकि हमारा पेमेंट का, हमारा वीज़ा कार्ड वो लग जाता है इनके साथ, ये सुकून से बैठे हुए हर साल पैसे काटी जा रहे हैं।
मैंने एक क्लाइंट की जान छुड़वाई एक जगह पे, मैं उनका वेब होस्ट का नाम नहीं बताता, वो यकीन माने वो इंतहाई शरीफ और नफ्स मेरी क्लाइंट, वो बेचारे को वो कहते हैं फारूक मुझे समझ नहीं आती मेरे पैसे जाते कहाँ। मैंने देखा, मैंने कहा जी आपने कहाँ से लिया था ये होस्टिंग प्लान। वहाँ पे गए, वो पता नहीं क्या क्या चार्जेस उनके ऊपर, जबकि वो सिंपल सा एक ब्लॉग, एक वेबसाइट थी। तो मैंने वो सारी सर्विसेज कैंसिल की उनकी जनाब, और जब मैंने सर्विसेज कैंसिल की उनकी, तो उनकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे मसले आने शुरू हो गए। ठीक है, तो मैंने फिर वो होस्ट चेंज करवा के दूसरे होस्ट पे। तो ये कुछ बिजनेस भी करते हैं, कुछ दरमियान में अच्छे लोग भी हैं, कुछ हर बंदा जो है अपने बिजनेस की वो सिक्योरिटी चाहता है। तो कोशिश करें अगर आपका काम लोकल लेवल पे है तो अपने मुल्क का होस्ट जो है ना, उन बंदों के साथ ताल्लुकात बनाएं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे होस्ट हैं, इंडिया में बहुत अच्छे होस्ट होंगे। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस या आपका कस्टमर जो पोटेंशियल है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे अमेजोन पे आप काम करते हो, ऑस्ट्रेलिया से भी आपको क्लाइंट चाहिए, अफ्रीका से भी चाहिए, आपको अंटार्कटिका से भी चाहिए, तो फिर आप इंटरनेशनल होस्ट हैं उनकी तरफ जाएंगे। लोकल लेवल पे अगर आपने दुकान बनाई हुई है, किराना स्टोर की मेरी दुकान है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं ऑस्ट्रेलिया वालों को बताऊं ये मेरी किराना स्टोर है। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो आई होप कि अब आपको होस्ट की भी समझ आ गई होगी। अब ये जो होस्ट है ये सी पैनल के ज़रिए या प्लस के ज़रिए या क्लाउड, जैसे गूगल क्लाउड एक अपना उनका बना लिया, तो उनका सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे वो फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको कई दफ़ा दिखा दिया, लोकल होस्ट पे आपने फोल्डर क्रिएट किए, उसमें डाटाबेस आप करें, जूमला कर लें, ड्रूपल कर लें। लेकिन अब आपको वर्डप्रेस हर जगह पे नजर आता है। आई लव इट, मेरे इतने कलेजे में ठंड पड़ती है। जब हमने काम शुरू किया वर्डप्रेस तो लोग कहते थे ये बच्चा है, आप क्या बचपने की बातें कर रहे हैं। अब बड़े बड़े होस्ट वर्डप्रेस के हवाले से आपको नाम बता रहे हैं, सर्विसेज भी इसके नाम से बिक रही हैं, हर तरह के इमेजेस, यूआरएल्स, क्या है जी, ये वर्डप्रेस के लिए है। तो वर्डप्रेस यहां तक पहुंच गया हुआ है। आप फर्ज कर ले मुझे डोमेन चाहिए GoDaddy से, तो मैं यहां भी अकाउंट बनाऊंगा ना, साइन इन। ये साइन इन उस वक्त होगा जब अकाउंट है। नया अकाउंट बनाना है तो क्रिएट माई अकाउंट। ब्लू होस्ट पे जाएंगे, सेम यही तरीकाकार होगा, आप यहां पे लॉगिन करेंगे। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो चूंकि मेरा अकाउंट नहीं होगा वो मुझे कहेगा जी आप क्रिएट करें नया अकाउंट। जैसे जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया, यूट्यूब चैनल आपने बना लिया। साइट ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो साइट ग्राउंड पे भी सेम यही कहानी होगी, लॉगिन, आप लॉगिन करेंगे। अब चूंकि आपके पास अकाउंट नहीं है, लिहाजा पहला काम क्या कि आप अकाउंट बनाएंगे, आप उनको पेमेंट की डिटेल बताएंगे। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे नेम चीप के ऊपर, इस पे भी आपको अकाउंट ही बनाना है साइन अप पे क्लिक करके। और जब अकाउंट बन जाएगा आप उसमें अपनी पेमेंट देंगे, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या जैसे भी आप उनको पेमेंट देना चाहते हैं, ताकि जो सर्विसेज आप लेना चाहें आप उनको ईजिली पे कर सकें। तो पहला फर्स्ट फॉरमोस्ट काम क्या है, डोमेन नेम सर्च। तो यहां पे क्लिक करेंगे, यही सर्च का जो इंजन है ये आपको साइट ग्राउंड पे भी नजर आएगा, GoDaddy पे भी नजर आएगा, और इसी तरीके से ब्लू होस्ट पे या होस्ट गेटर पे या आपका जो लोकल होस्ट है वो भी यही तरीकाकार यूज कर रहे हैं। तो आपका ये क्या है, 4 न्यू टॉप लेवल TLD, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बहुत सारे TLDs अब नए आना शुरू हो गए हैं, .io, .beauty, .fashion, .design, .camera, .offline शूट, यानी ये टॉप लेवल डोमेन्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गई वक्त के साथ साथ। चूंकि बहुत ज़्यादा डोमेन्स हो गई हैं, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी, अब लोग इसको मज़ीद लोकल लेवल पे लेके आना चाहते हैं, मज़ीद ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो वो अपने बिजनेस की टॉप लेवल डोमेन्स भी कस्टम अंदाज में, जैसे .edu एजुकेशन को डील करती है, .pk पाकिस्तान के लिए है, .in इंडिया के लिए होगी। तो इस तरीके से टॉप लेवल डोमेन बता देती हैं दूर से ही, ताकि सर्च इंजन को आसानी हो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, और आप अपनी SEO की एफर्ट्स को उतने हिस्से तक महदूद रख सकें। तो यहाँ पे एक सर्च इंजन बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा ब्रेवो चार्ली और .com के साथ मुझे चाहिए टॉप लेवल डोमेन। मैं सर्च करता हूँ, ये यकीनन किसी ने पहले रजिस्टर करवाई होगी। अगर रजिस्टर करवाई होगी तो उसका नाम डिफरेंट होगा, यानी मैसेज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और अगर ब्लैंक है तो वो मुझे कहेंगे जी दिस डोमेन नेम इज अवेलेबल, लिहाजा आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो अल्फा ब्रेवो चार्ली यहाँ पे उन्होंने सर्च किया, ये ICANN के साथ जुड़ रहा है, ICANN अपने सर्वर में देख रहा है $1825 की, यानी ये प्रीमियम डोमेन है। तो कुछ डोमेन्स को उन्होंने पहले से प्रीमियम बना दिया, चूंकि उनको पता है कि ये नाम जो है ना बड़ा बिकेगा, अच्छा नाम है।
तो जहाँ पे प्रीमियम है, ये भी हो सकता है किसी ने वो डोमेन लेके सेल पे लगाई हो, यानी इतनी लाखों डोमेन लोगों ने खाली पहले ही बुक कर ली होती है कि यार ये क्रिएटिव नाम है, आने वाले वक्तों में इसकी ज़रूरत होगी, चलो यार ये 10 डोमेन है, और ये अलग से बिजनेस है, देयर इज़ नो हार्म इन इट। क्रिएटिव लोग इस पे बड़े बड़े नाम, पूरी पूरी डिक्शनरियों के नाम उन्होंने लोगों ने यहाँ पे कर दिए। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे जो है ना, मैं कोई यूनिक सा नाम रखूँ, तो फिर लोगों ने यूनिक नाम रखने शुरू कर दिए। जैसे मैं यहाँ पे अब अल्फ़ा है तो PH की जगह पे मैं FA कर देता हूँ अल्फ़ा, और ब्रेवो जो है वो W के साथ ब्रेवो कर देता हूँ, और चार्ली इस तरीके से करके 4, और ली जो है LEE कर देता हूँ। तो अब मैंने नाम चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्रिएटिव कर दिया .com। अब ये प्रीमियम हो सकता है कि ना हो, या हो सकता है हमारी तरह का कोई स्पार्टन बैठा हो, उसने इस तरह भी ट्राई कर लिया हो और कहा हो कि कोई स्पार्टन आएगा सर्च करेगा, लिहाजा इसको भी प्रीमियम कर दें। लेकिन बिल अमूम आप अपना हिंदी का, उर्दू का कोई नाम आप उसमें ऐड कर देंगे। अब वहाँ पे हज़ारों डॉलर थे, इसमें क्या है, सेम आपका $9 पर ईयर, सालाना $9 आपके कटेंगे, और टिक कर दिया उन्होंने कि ये अवेलेबल है। तरीकाकार GoDaddy पे भी सेम यही होगा। जब आप डोमेन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो डोमेन्स की तरफ जाएंगे, साइट ग्राउंड पे भी आप जब डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो डोमेन्स पे, लेकिन पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आ जाए ब्लू होस्ट पे, यहाँ पे आप टाइप योर डिजायर्ड डोमेन, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, और ये सारी जितने भी होस्ट हैं इन सब का ताल्लुक ICANN के साथ होता है। ICANN चूंकि वाहिद इदारा है जो इन चीज़ों को डील कर रहा है, ये कनेक्ट होंगे वहाँ पे, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये बता देगा अवेलेबल है या नहीं है। तो नेम चीप जो है, फिर सब ने अपने पैकेजेस, किसी ने कम कर दिए, किसी ने ज़्यादा कर दिए। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ उसमें होते हैं, SSL भी ये प्रोवाइड करेंगे, फ़लाँ चीज़ भी करेंगे, फ़लाँ चीज़ भी करेंगे। तो आपको इस तरीके से ये अंदाज़ा होगा। समटाइम्स इनकी डील भी आती रहती हैं किसी ख़ास मौके पर, तो आप अगर उस डील में भी जाते हैं तो वो डील 1 साल के लिए होगी या 2 सालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ख्याल रखें कि अगर आपको आज ₹2 की एक चीज़ मिल रही है, तो जब रिन्यू होगा तो हो सकता है वो 200 हो जाए। और वो उन्होंने नीचे लिखा होता है बारीक सा करके कि इस पे जनरल सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, या एग्जेम्प्ट है, या फलां चीज़ है। जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो एडवर्टाइजिंग का ये एक असूल होता है कि वो लिखते ज़रूर हैं, चूँकि कानून की एक बंदिश है, लेकिन छोटा सा लिख देंगे। कल को आप जाके उनसे लड़ते हैं काउंटर पे कि जी ये आपने क्या फड्डे शुरू कर दिए हैं, मेरा ये पैसा भी कट रहा है, तो आप वो कहेंगे जी जनाब जब आपने अकाउंट बनाया था तो हमने नीचे बताया था। और टर्म्स एंड कंडीशन में आमतौर पर यही होता है जिसको हम पढ़ते नहीं और हम कहते हैं ओके आई एग्री। हम खुद एग्री कर चुके हैं तो अदालत में हम हार जाएंगे। आप समझ गए? तो आदत डालें चीज़ों को पढ़ने की, डॉक्यूमेंट्स को देखने की, और ताकि एज अ प्रोफेशनल आप किसी क्लाइंट को गाइड कर सको। आप जब आपने डोमेन ले ली किसी होस्ट से, तो अब आपने उसके अंदर उसको एडजस्ट करना है। तो अगर आपने एक ही होस्ट से डोमेन ली और उसी होस्ट से होस्टिंग भी ले ली तो आसान होता है, क्योंकि उसी का नेम सर्वर आपको वो ऑटोमेटिकली दे देगा। लेकिन अगर मेरी डोमेन GoDaddy की है और होस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू होस्ट, तो फिर मुझे GoDaddy की डोमेन पे जाके नेम सर्वर देना पड़ेगा अपने होस्ट का। ठीक है जी, मैं होस्ट को कहता हूं कि भाई होस्ट मेरी डोमेन कहीं और पड़ी है, वो कहता है अच्छा तो आप ये पता ले लें ताकि आपकी डाक वहां पे आए तो उसको हम यहां से एड्रेस कर सकें। तो डोमेन वहीं पे पड़ी होगी, लेकिन होस्ट जो है उसकी फाइलें वगैरह, फाइल मैनेजर वो ब्लू होस्ट पे है। तो अब ट्रैफिक जब जाएगी तो पहले डोमेन नेम पे जाएगी, और डोमेन नेम को मैंने बताया हुआ है कि आपने इस नेम सर्वर पे, जो नेम सर्वर होते हैं मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। यहां पे हम जाते हैं, बल्कि लाइव में आपको दिखाता हूं जी। अब ये मेरे पास एक डोमेन है urdudepartment.com। ये किसी दौर में मैंने ली थी, ब्लैंक पड़ी हुई है उर्दू डिपार्टमेंट। इसकी भी कोई वैल्यू बन गई होगी, चूंकि ये मैंने डोमेन एक बुक कर ली थी। मुझे शौक था, मैं चाहता था कि उर्दू के हवाले से कोई बेहतरीन मैं एक वेबसाइट बनाऊं, टाइम ही नहीं मिला कभी। और ये ली थी मैंने GoDaddy से। आपको याद होगा शुरू में मेरी होस्टिंग थी GoDaddy पे, लेकिन जब वर्डप्रेस स्पार्टन 300 पे अटैक शुरू हुए तो वो मैं थोड़ा नाराज़ हो गया, क्योंकि मुझे GoDaddy ने बिल्कुल किसी किस्म का मेरे साथ कोऑपरेशन नहीं किया, और उसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ इन चीज़ों पे। तो फिर मुझे अपने जो होस्ट थे वो चेंज करने पड़े। डोमेन्स अभी भी मेरी यहाँ पे हैं, मैं इस डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने होस्ट के साथ, उसके अलग चार्जेस होते हैं। सिर्फ जो इसमें से समझना है कि ये जो मेरी उर्दू डिपार्टमेंट है, जब मैं इस डोमेन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका DNS रिकॉर्ड मुझे सेट करना पड़ेगा। ऊपर आप देख रहे हैं डोमेन है, बाय एंड सेल भी आप कर सकते हैं,
और यहाँ पे बना हुआ है DNS। अब ये जो उर्दू डिपार्टमेंट .com है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, ये मेरा ब्लू होस्ट है, मैं इसके अंदर इसको जोड़ दूँ। अब ब्लू होस्ट है वो मुझे दे रहा है कि जी ये मेरे 2 नेम सर्वर हैं और वो ओपन जागीर होती है। आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लू होस्ट और नेम सर्वर्स तो वो आपको मिल जाएंगे 2 या 3 बाज़ात होता है। तो ये है ns1.bluehost.com, ns2.bluehost.com। तो आप इसको कॉपी करेंगे, GoDaddy पे आप इसको जोड़ देंगे। अब आपकी डोमेन पड़ी हुई GoDaddy पे ही है, यानी सिर्फ नाम। GoDaddy के पास सिर्फ इतना रिकॉर्ड है कि आपने डोमेन उससे ली थी, यानी iCAN के साथ GoDaddy डील करेगा, आप पेमेंट करेंगे डोमेन की GoDaddy को, लेकिन होस्ट आपका ब्लू होस्ट है, लिहाजा आप होस्टिंग का प्लान जो है वो परचेज करेंगे ब्लू होस्ट से और पैसे देंगे होस्टिंग के उनको। तो ये 2 जगह पे आपकी पेमेंट जा रही होगी, डोमेन प्रोवाइडर की अलग और होस्ट की अलग। समटाइम्स एक ही, जैसे GoDaddy किसी दौर में मेरा होस्ट भी था और मेरा डोमेन प्रोवाइडर भी था, अब ये मेरा होस्ट नहीं है, तो इनकी अलग पेमेंट कट रही होगी। ये मैंने 2 साल के लिए की है या 3 साल के लिए की है, तो 3 साल के बाद ये पेमेंट काटेंगे। होस्टिंग का प्लान मैंने 4 साल के लिए लिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो 4 साल के बाद वो मुझे कहेंगे हाँ जी आ जाए जनाब मंजर पे और $1200 ले आए। अब DNS पे मैं क्लिक करके इनको देख सकता हूँ। जोन एडिटर अगर यहाँ पे है तो जोन एडिटर, वरना ऐड DNS होस्टिंग या मैनेज जोन्स। अब मैनेज जोन पे यहाँ पे मैं अपनी डोमेन का नाम लिखता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट .com और यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट को, तो उर्दू डिपार्टमेंट सामने आ गई। अब ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, ए रिकॉर्ड है और ये मैंने आपको बताया था कैनोनिकल नेम, सी नेम जिसको कहा जाता है, और फिर ये नेम सर्वर है। अब यहाँ पे ये नेम सर्वर इन्होंने दिए हुए हैं, नीचे अगर आप स्क्रॉल करके आए तो नेम सर्वर यहाँ से भी लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं दूंगा जो ब्लू होस्ट के नेम सर्वर हैं, ये इनको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पहले 1 दूंगा चेंज के ऊपर क्लिक करके। अब या कस्टम नेम सर्वर भी मैं यूज कर सकता हूं अगर मेरे पैकेज में शामिल है, या मुझे अपने ब्लू होस्ट के, इसको दोबारा समझिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जहां आपके क्लाइंट का होस्ट है उसके नेम सर्वर आपको देने पड़ेंगे जहां से आपने डोमेन ली हुई है। अगर आपने डोमेन ली हुई है नेम चीप से और आपका होस्ट साइट ग्राउंड पे है तो साइट ग्राउंड के नेम सर्वर आप यहां पे लेके आएंगे। लेकिन अगर आपका होस्ट भी वही है GoDaddy, डोमेन भी आपने उसी से ली है, तो फिर नेम सर्वर वो ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं। सिंपल कहानी इसकी ये वाली है। अब यहाँ पे आप उनको कहें एंटर माई ओन नेम सर्वर्स, वो कहते हैं जी एडवांस है, यहाँ पे पहला नेम सर्वर देंगे, यहाँ पे दूसरा देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये को 48 आवर्स या 6 घंटे में भी बास का हो जाता है, बास का ज़्यादा देर भी लग सकती है। तो आपने डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे बता दिया कि ये मेरी डोमेन है और यहाँ उसका सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे सर्वर है, और सर्वर कौन सा है, ब्लू होस्ट का। यानी जो चीज़ जहाँ पड़ी हुई है वहाँ पे आपने बता दिया। अब मेरी डोमेन पड़ी है GoDaddy पे और GoDaddy को मैंने बता दिया कि जब मेरी ट्रैफिक यहाँ पे आए तो प्लीज़ उनको इस नेम सर्वर पे शिफ्ट कर दें। इसी तरीके से ईमेल के लिए जब मैं MX रिकॉर्ड बनाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि आपने मेरी ईमेल्स जो हैं वो गूगल से लेके आनी है और इस पते पे आपने वो ख़त पोस्ट कर देना है। इसी तरीके से आप देखें www जो है यहाँ पे है, फिर इसकी वैल्यू, इसके आगे लिखा हुआ है TTL। TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव। अब यहाँ पे फर्ज कर लें आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे तो ये बटन बना होगा ऐड। आप जब ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप नेम सर्वर है, यानी आपने नेम सर्वर ऐड करने हैं तो यहाँ से करेंगे। एड्रेस का रिकॉर्ड करना है तो ए पे क्लिक करेंगे, कैनोनिकल करना है तो सी नेम पे, मेल एक्सचेंज के आपने करने हैं तो MX आप करेंगे और यहाँ से आप बताएंगे कि जी आपका होस्ट क्या है, प्रायोरिटी कौन सी सेट करना चाहते हैं, पॉइंट ये कहाँ पे करेगा, होस्ट कौन सा होगा, वगैरह वगैरह। या अगर आप यहाँ पे TXT करना चाहते हैं तो TXT आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे। ये भी कई जगह पे मेंशन होती है। नीचे आ जाए, ये जो 3 है ना, ये जो SRV है ये आपका सर्विसेज के हवाले से है कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो आपको SRV जो है वो देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो आपका AAA है, बेसिकली ये भी आपका एड्रेस का ही रिकॉर्ड है, लेकिन इसका ताल्लुक है IP वर्जन 6 के साथ। जैसे IPv4 हमने डिस्कस किया, ये जब 4 जगह पे AA लिखा होगा तो ये IPv6 के साथ इसका ताल्लुक होगा। और ये जो नीचे CAA है इसका ताल्लुक है आपके SSL के सर्टिफिकेट वगैरह के साथ, C फॉर सर्टिफिकेट। तो ये रिकॉर्ड्स हैं जो आप ऐड करते हैं वक्त के साथ साथ। शुरू में सिर्फ ये हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया। तो फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं
चूंकि जब इसके बाद हमने माइग्रेशन करनी है तो अब आपके पास बुनियादी तरीन जो तस्वुरात थे वो सारे क्लियर हो गए। अब आपके लिए आसान होगा सर्वर्स को मैनेज करना, डोमेन्स को मैनेज करना। फिजिकली मैं अभी परचेज नहीं करके दिखा सका, मैं कोशिश करूंगा आने वाले वक्तों में। वैसे तो ऑनलाइन हर जगह पे लिखा हुआ है कि तरीकाकार क्या है। आप पेमेंट देंगे, उनको कहेंगे जी यस, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, सिर्फ आपने गौर से पढ़ना है। अगला जो हमारा टास्क होगा, चूंकि ये जो हमारा हफ्ता है ना, आज जुम्मतुल मुबारक है, हफ्ता और इतवार ये 2 दिन है, इसी में हमने इस मॉड्यूल को कवर करना है। फिर इस मॉड्यूल का भी टेस्ट होगा और उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि हमारा जो अगला हफ्ता होगा, ये आप ज़हन में रख लें, हमारा नेक्स्ट वीक टोटल जो 7 डेज होंगे इसमें हम सिर्फ फाइवर और अपवर्क की बातें करेंगे। तो वर्डप्रेस को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा देंगे ताकि जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उसको अब आप सेट करने की पोजीशन में आ जाएं, प्रपोजल लिखने की पोजीशन में आ जाएं एज फ्रीलांसर। ठीक है जी, तो फोकस कर लें अब अपने ऊपर कि अगला हफ्ता हमारा टोटली फाइवर, अपवर्क या इसी तरीके से पीपल पर आवर या दीगर कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उनको हमने कैसे मैनेज करना है। और फिर हम दोबारा से मॉड्यूल 4 की तरफ आ जाएंगे जो हमारा अगला मॉड्यूल होगा। हो सकता है इसको भी मैं मॉड्यूल कंसिडर करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जनरल रखा जाए ताकि आप सारे जो है इसको देख सकें। आप लोग मुझे एडवाइस कीजिएगा, अगर आप कहते हैं कि सर फाइवर या अपवर्क को भी मॉड्यूल करें ताकि आप हमारा टेस्ट ले सकें, तो हम उसी को मॉड्यूल 4 डिक्लेयर कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पहुंचे होंगे, आपने सुना होगा, तो फिर ही आप यहाँ पे कमेंट कर सकेंगे या फेसबुक पे बता सकेंगे कि सारा इसको मॉड्यूल कंसिडर करें या रहने दें। थैंक यू वेरी मच।